हम लोग बात करेंगे बीएजी कोर्स का। एक जो हम लोगों का सब्जेक्ट है BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। कहा गया है प्रश्न में कि आधुनिक युग के विभिन्न कालखंडों का समुचित परिचय दीजिए। ठीक है, तो ये जो समुचित परिचय देना था, इसको मतलब थोड़ा यहाँ पे जब हम लोगों ने इसका आंसर बनाया तो आंसर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। इसमें कहा गया है कि आधुनिक युग को साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस युग में व्यक्तिवाद, राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय हुआ। मतलब आधुनिक मतलब आज का जो समय है वो साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग माना जाता है। और इस युग में जो व्यक्तिवाद थी, जो राष्ट्रीयता था, मतलब देश के प्रति जो भावना थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ठीक है, और लोकतांत्रिक जो मूल्यों था, उनका उदय हुआ। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है, जो आज भी जारी है। तो जो आधुनिक युग था उसका प्रारंभ कब हुआ? 19वीं शताब्दी से। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, मतलब उसके पहले से। इस युग को कई प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। बहुत सारे इसके कालखंड हैं जिनमें विभाजित किया जा रहा है, और हमारा प्रश्न भी यही कह रहा है कि विभिन्न कालखंडों का समुचित परिचय देना, मतलब छोटा करके परिचय देने के बारे में बताया जा रहा है। तो कहा गया है कि जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं, प्रवृत्तियां, हर एक कालखंड की अपनी विशेषताएं हैं, प्रवृत्ति है, साहित्यिक रचनाएं हैं, साहित्यिक धाराएं जो है। और आधुनिक युग के मोटे तौर पर निम्नलिखित जो प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्य तौर से जो कालखंड है उसको हम लोग अब देखेंगे। पहला कालखंड है भारतेंदु युग, जिसमें से भारतेंदु युग कहा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यहाँ पे भारतेंदु युग का जो समय रहा है वो 1857 से 90 सेंचुरी तक। ठीक है, तो 19 सेंचुरी तक। तो बताया जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जन्मदाता माना जाता है। इस कालखंड को भारतीय नवजागरण के रूप में भी देखा जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव होने लगे। इस समय का साहित्य भारतीय समाज में जागरूकता और चेतना का प्रचार प्रसार करने वाला था। तो आप लोगों ने समझ लिया कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद में जो हमारे समाज, भारतीय समाज में जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर आए थे, उनमें बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हुए, और उसी के चलते लोगों को जागरूक करने का और चेतना जगाने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और इनके जो रचनाएं हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें कहा गया है कि हर एक कालखंड की अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रीयता का उदय हुआ था इस युग में। देशभक्ति, राष्ट्रीयता और स्वतंत्र भावना की जो प्रबल इच्छा थी लोगों के मन में, वो सारी चीज़ें उभर कर सामने आई थी। सामाजिक जो सुधार है वो भी सामाजिक सुधार, मतलब जैसे कि समाज में जो कुरीतियाँ प्रचलित है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, स्त्रियों की जो स्थिति थी, उन सब में बहुत सारे बदलाव आए थे, और उनका जो मतलब ढांचा था वो बहुत ही सुधार हो चुका था। आगे एक भाषा में है कि खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की ब्रज भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अच्छा, आगे एक है कि इसमें भारतेंदु युग में प्रमुख रचनाकार कौन थे और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई। तो कहा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के खुद एक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और राधाचरण गोस्वामी हैं। ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था, इनको सीरियल करने के लिए। आगे है प्रमुख रचनाएं, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उनकी दो रचनाओं को यहाँ पे लिखा गया है, जैसे भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग जो है वो स्टार्ट होता है हमारा 19वीं, मतलब 19 सेंचुरी से लेकर 1920 तक। कहा गया है कि यह कालखंड आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जाना जाता है। बिल्कुल, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जाना जाता है, और जिन्होंने हिंदी साहित्य का एक नवीन दिशा दी, इन्होंने नई दिशा दी थी और इसे साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बनाया। इस युग में खड़ी बोली हिंदी का विकास और साहित्य में गंभीर विषयों की ओर रुचि बढ़ी थी।
इसमें जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें कहा गया है कि साहित्य का उद्देश्य क्या था। इस समय का साहित्य का उद्देश्य था लोक का मंगल। लोक मंगल मतलब लोगों को मंगल प्रदान करना। ठीक है, तो बताया गया है कि इस युग में जो लोक मंगल की जो भावना थी वो मतलब लोगों के मंगल के लिए जो काम किया जा रहा था वो सारी चीज़ें समाज साहित्य के माध्यम से की जा रही थी और सामाजिक जो सुधार थे नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जा रहा था। आगे कहा गया है कि भाषा और शैली में इस युग में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठा मिली थी। गद्य और पद्य में भाषा के शुद्धिकरण पर बल दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक जो सुधार है, सामाजिक सुधार इसमें किया गया था। इस युग की विशेषता में के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि इस युग में समाज सुधार, नारी शिक्षा, दलित उत्थान और सामाजिक अन्यायों के खिलाफ लेखन किया गया था। जो प्रमुख रचनाकार हैं इस द्विवेदी युग के वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल। और जो रचनाएं हैं जिनमें कहा गया था कि द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका इस युग का जो केंद्र बिंदु रही और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती और साकेत इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। आगे है छायावाद। तो छायावाद का जो समय है वो 1920 से 1936 का समय रहा है। कहीं कहीं पे 1918 से लेकर 1936 को गिना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि छायावाद हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण युग रहा है, जिसे हिंदी साहित्य में रोमांटिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। और छायावाद का मूल भाव व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रकृति प्रेम और आत्मा की अनुभूति से जुड़ा था। यह युग साहित्य में भावुकता और रहस्यवादी दृष्टिकोण का समय था। मतलब ये छायावाद का जो समय है जिसमें जो बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने मतलब जो 4 ऐसे स्तंभ कवि हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें प्रकृति प्रेम था, आत्मा की जो अनुभूति थी उससे जुड़ा हुआ था, व्यक्ति की स्वतंत्रता था। ठीक है, और रोमांटिक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है छायावाद को। आगे कहा गया कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें प्रकृति प्रेम है। मतलब जितने भी कवि हुए सभी लोग अपनी रचनाओं में प्रकृति प्रेम से मानवीय भावनाओं का प्रतीक के रूप में देखते हैं। व्यक्तिवाद में कहा गया है कि इस युग में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो थी, आत्मा की गहराई का वर्णन किया गया है इसमें। रहस्यवाद था जिसमें कहा गया है कि इस युग की कविताएं में ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के बीच के रहस्य के संबंध को वर्णन मिलता है। जो प्रमुख रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं और ये सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी हैं। यही वो 4 स्तंभ है छायावाद के। और प्रमुख जो रचनाएं हुई थी इस समय की वो थी जयशंकर प्रसाद की जो महाकाव्य है वो है कामायनी, निराला की जो राम की शक्ति पूजा थी और महादेवी वर्मा की यामा को। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख रचनाओं में रखा गया है। उसके बाद हम लोग कालखंडों में आते हैं जिनमें कहा गया कि प्रगतिवाद था। प्रगतिवाद में जो समय है वो 1936 से लेकर 1950 का समय रहा है, जिसमें कहा गया है कि प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में एक प्रमुख आंदोलन था जिसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देना था। इस युग का साहित्य जो था वो आम जनता, मजदूरों, किसानों और सामाजिक विषमताओं की समस्याओं को उजागर करता है। यह साहित्य समाज के यथार्थ को केंद्र में रखकर लिखा गया था। मतलब प्रगतिवाद में क्या कहा गया है कि ये जो समय था वो साहित्य मतलब आंदोलन का समय था और मुख्य रूप से इसमें सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन हुए थे समाज में, जैसे साहित्य जो था उस युग का साहित्य में आम जनता, मजदूर और किसान जो थे वो सामाजिक जो विषमताएं थी, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ों को लेकर उजागर करता है इन सारी चीज़ों को। और साहित्य समाज के यथार्थ को केंद्र में रखकर लिखा गया है। मतलब समाज की जो सच्चाई थी उसे केंद्र में रखकर सारी चीज़ें लिखी गई थी। विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार जिसमें कहा गया है कि सामाजिक जो यथार्थ है, मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि सामाजिक यथार्थ जो है समाज की जो सच्चाई थी उसको केंद्र में रखा गया था। और कहा गया है कि वर्ग संघर्ष है इसमें। प्रगतिवादी ने वर्ग संघर्ष का मतलब हो गया कि किसान, मजदूर वर्ग और किसान जो थे वो अपने अधिकारों के लिए जो मजदूर वर्ग थे वो मतलब बड़े वर्ग के जो व्यक्ति थे उनसे अपनी संघर्ष हमेशा करते रहे अपने अधिकारों के लिए। यहाँ पे पूंजीपति लोगों के बारे में दर्शाया गया है। राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, इस युग में स्वतंत्रता संग्राम की जो भावना थी और साम्राज्यवाद का विरोध प्रबल रहा था। इसमें जो प्रमुख रचनाकार हैं वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन हैं, जिन्हें अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है।
और नागार्जुन हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं और यशपाल और महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, ये हो गए प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार और इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन जी ने जो रचनाएं की थी उसका नाम है बलचनमा और यशपाल की जो है वो दिव्या है और बेनीपुरी की जो है वो है पत्नी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक और कालखंड जिसका नाम है नई कविता। तो नई कविता जिसमें बताया गया है कि नई कविता आंदोलन हिंदी कविता में एक नया मोड़ था जिसमें भावनात्मक और दार्शनिकता का समावेश हुआ। इसमें भावना से जुड़ी सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। इस युग की कविताएं अधिकतर समाज के बदलते परिवेश और अस्तित्ववादी प्रश्नों को उठाती है। मतलब समाज के जो बदलते परिवेश थे उसके अस्तित्व को यहाँ पे प्रश्न चिन्हों में उठा रही है नई कविता, जिसका समय था 1950 से लेकर 1970 तक। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो कुछ हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि अस्तित्ववाद के रूप में कहा गया है कि इस युग की कविताओं में मानव अस्तित्व के गहरे प्रश्नों और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। मतलब अस्तित्ववाद के ऊपर यहाँ पे कहा गया है कि मानव की जो अस्तित्व है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। व्यक्तिगता के रूप में कहा गया है कि कवियों ने समाज से अलग व्यक्ति की संरचना, चिंताओं, संघर्षों और अनुभूतियों को प्रमुखता दी थी। यहाँ पे प्रमुख जो रचनाकार हुए थे इसमें अज्ञे है, शमशेर बहादुर सिंह है, केदारनाथ सिंह है और रघुवीर सहाय हैं। इसके जो प्रमुख रचनाएं हैं जो उस समय रचनाएं की गई थी वो है अज्ञे की हरी घास पर क्षण भर और केदारनाथ सिंह की जो थी वो अकाल में सारस। आगे हम लोग इसी कालखंड को आगे बढ़ते हुए लास्ट ये जो हमारा कालखंड है जिसका नाम है आधुनिक उत्तरकालीन युग, जो कि 1970 से लेकर अब तक चल रही है। और कहा गया है कि 1970 के बाद साहित्य को उत्तर आधुनिक या उत्तरकालीन युग कहा जाता है। मतलब 1970 के बाद जो समय आया उसे हम लोग उत्तरकालीन या फिर आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। और इस काल में साहित्य की कई नई धाराएं विकसित हुई, जिनमें दलित साहित्य थे, नारीवाद साहित्य था, भूमंडलीकरण का प्रभाव था और यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रमुख रहे हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है हमारा नारीवाद। यहाँ पे ये कलरिंग नहीं हुआ है, ये नारीवाद है। इस युग में महिलाओं के अधिकारों, उनकी समस्याओं और समाज में उनकी स्थिति पर लेखन हुआ। नारीवाद की में हम लोग महिलाओं के जो अधिकार थे, उनकी जो समस्या थी और समाज में जो उनकी स्थिति थी उसके ऊपर लेखनी का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आता है दलित साहित्य। तो इस युग में दलितों की समस्याओं के ऊपर उनको किस तरह से शोषण किया जा रहा है और उनके संघर्षों को लेकर साहित्य में लिखा गया और उन्हें स्थान मिला। भूमंडलीकरण इसी युग में हुआ, जिसमें कहा गया है कि इस युग में विश्व के साथ भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी ध्यान दिया गया। यहाँ पे भूमंडलीकरण का मतलब हो गया कि विश्व के साथ भारत को भी, मतलब विश्व के साथ भारत का तुलना करके देखा गया कि हमारे समाज में, हमारे देश में किन मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादातर की समस्याएं प्रचलित दिखाई दे रही थी। इस युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो हैं नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह हैं, ममता कालिया है, मैत्रेयी पुष्पा है। इस युग के प्रमुख रचनाएं की गई थी, जिसमें ममता कालिया की जो रचना है वो है बेघर और मैत्रेयी पुष्पा की जो है इदन्नम। ठीक है, तो ये रहा हमारा आधुनिक कालखंड का समुचित परिचय। अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि आधुनिक युग में हिंदी साहित्य ने कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों के प्रभाव को आत्मसात किया। आत्मसात करना मतलब अपने आप में समा लेना। और भारतेंद्र युग से लेकर उत्तर आधुनिक काल तक साहित्य ने न केवल भाषा और शैली में विकास किया बल्कि समाज के यथार्थ को भी गहराई से चित्रित किया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।